में पाई जाती है कि उनको वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं, चुप चुप रहते हैं, बात करने से झेलते हैं, नज़रें नहीं मिला पाते। इसको एक ऑटिज़म की बीमारी कहा जाता है और ये अक्सर ही बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है और कोरोना के बाद माना जा रहा है कि ये इसकी जो संख्या है इसके मरीजों की वो ज़्यादा हो गई है। इसी को लेकर वर्ल्ड ऑटिज़म डे भी एक मनाया जाता है, जो इस तरह के बच्चों के लिए जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए या लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये जो है एक वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जाता है। और इसी को लेकर इसका एक आयुर्वेदिक में भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है और इसी को लेकर आज हम डॉक्टर नवदीप शर्मा उनसे हम बात करेंगे। पंजाब केसरी जागबानी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। और सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऑटिज़म क्या है, ये बच्चों में कैसे बीमारी आती है, क्या है? देखिए, ऑटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसे हम कहते हैं कि सोशल स्किल्स की कमी होना। जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा वो सोशली दूसरे बच्चों के साथ उतना घुलेगा मिलेगा नहीं। मेजोरिटी ऑटिस्टिक बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम भी आएगी। जो बच्चा होगा वो बोल करके खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इशारों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, अपने में ही कटा रहेगा और आई कांटेक्ट नहीं करेगा। सबसे मेजर एक आई बड़ा डायग्नोस्टिक चीज होती है कि जब आमतौर पे हम किसी से भी बात करते हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। तो इन चीजों से बच्चे को पता चल जाता है पेरेंट्स को कि ये जो बच्चा है ये ऑटिस्टिक बच्चा है। तो ये किस एज में बच्चों में ये बीमारी आती है, जन्मजात होती है या किस एज में आती है? देखिए, अक्सर तो शुरुआत से ही अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो बचपन से ही ऑटिस्टिक होगा। हाँ, डेफिनेटली पेरेंट्स इस चीज को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे जब बच्चा 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, जब बच्चे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मुझे पापा कहे, मम्मा कहे, अपनी बातें मुझे कुछ कुछ बताए बोल करके, तो उन्हें पता लगने लग जाता है। हालांकि कुछ केसेस खासतौर पे कोविड के बाद से ऐसे ऑब्जर्व किए गए जहां बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था और 1.5 साल तक नॉर्मल बात कर रहा था, उसके बाद रिग्रेशन होती चली गई उसको, तो वो ऑटिस्टिक बना सेकेंडरी धीरे धीरे करके। सो मेजोरिटी लोग बचपन से और कुछ बच्चे बाद में जो है ऑटिस्टिक बच्चे। इसकी क्या मतलब वजह है, क्यों मतलब बच्चे जो है इसके पीछे क्या रीजन है कि बच्चों को ये बीमारी ऑटिज्म की जो आ रही है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, भारत की बात करें या किसी भी सभ्यता की बात करें, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे का इंटरेक्शन अलग अलग रिचुअल्स के थ्रू अपने आसपास की सोसाइटी के साथ होता है। बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने साथ के बच्चों से खेलने लगता है, तो धीरे धीरे उसका जो कॉन्शियस माइंड है और उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो दोनों आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे में क्या है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस आपस में उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। खास तौर से अब जब पीछे कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, बच्चों को नहीं उतना मौका मिल पाया कि बच्चे आगे अपने जैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाते, स्कूल जा पाते, तो उससे बहुत से बच्चे मोबाइल खेलने लगे। पेरेंट्स उनको घर के काम खुद करने पड़ गए, या मोबाइल थमा दिया बच्चे को, या टीवी दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पेरेंट्स कसूरवार है या पेरेंट्स के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के कंट्रीब्यूट करते हैं कि बच्चा अपने आसपास इंटरेक्ट करने की जगह पे अपनी ही दुनिया में खो जाए और बच्चा ऑटिस्टिक हो जाए। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, डिलेड क्राइंग के केसेस हैं जिनमें ऑटिज्म देखा जाता है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस हैं। मेजोरिटी ऑटिस्टिक बच्चे में ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, MRI नॉर्मल आती है, स्टिल वो बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता और ऑटिस्टिक बच्चा होता है। इसके लिए आप कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो मान नहीं सकते हैं ना कि इसके लिए जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, या एक मोबाइल और टीवी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है? ये डेफिनेटली प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि देखिए, एक नॉर्मल बच्चा अगर मोबाइल से खेल रहा है जरूरी नहीं कि वो ऑटिस्टिक बन जाएगा, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसमें पहले से ही ऑटिस्टिक होने की प्रवृत्ति है, उसको जब मोबाइल मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसमें ऑटिस्टिक चेंजेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो पेरेंट्स का कुछ हद तक ये योगदान जरूर है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी, दादियाँ, नानियाँ, दादाजी बच्चे से खेलते थे, बातें करते थे। कहीं ना कहीं आज मेजोरिटी बच्चे टीवी और मोबाइल उसी पे ही ज्यादा लगे होते हैं, तो ऑटिज्म के केसेस बढ़ने का ये भी एक बहुत मेजर रीजन है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के थ्रू
जो है इसका कैसे ट्रीटमेंट संभव है, और आपने इस पर एक रिसर्च भी की हुई है, उसके बारे में देखिए, आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद के अंदर उन्माद रोग एक ऐसा रोग है जहाँ पे ऑटिज्म के बारे में पूरा विस्तृत विवेचन किया गया है। ऑटिज्म की टाइप्स भी बताई गई है उन्माद में कि वातिक है, पैथिक है, कफज है, सन्निपातिक है। सो पूरा ट्रीटमेंट आचार्य चरक ने लिखा हुआ है। उसी ट्रीटमेंट को जब मैंने सबसे पहले आयुर्वेद पढ़ा, अपनी डिग्री की, अब उस डिग्री के दौरान हमारे साथ मनुज जी बैठे हुए हैं। सो मनुज उस टाइम पे 3 साल के थे, तो इनके जो फादर हैं वो मेरे मैथ्स के टीचर थे। तो मनुज में उस टाइम पे ऑटिस्टिक साइंस थे, इसे ऑटिज्म डायग्नोस किया गया। तो डॉक्टर्स ने उस समय इसके पेरेंट्स को मनुज के बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरे मैथ्स के टीचर थे, वो जानते थे मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ। वो मेरे पास आए, जो किताबों में दिया गया है मैंने एज इट इज वही चीजें मनुज के केस में इस्तेमाल की। शुरुआत में हर्ब्स का स्वरस देना, जैसे कि ब्रह्मी का, जटामांसी का, फिर थेरेपीज करना पंचकर्मा की, और आज परमात्मा की दया से मनुज जो है वो आईटी में बीएससी कर रहा है। सो बिल्कुल नॉर्मल है मनुज आज की डेट में। सो मेरा इंटरेस्ट बन गया मनुज जैसे ही और बच्चों को उस समय देखकर कि मैं ऑटिज्म पे और एडवांस स्टडी करूं। सो जैसे ही मैंने आयुर्वेद कंप्लीट किया, मैंने एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास, जिसका कारण था कि मैं ये देखना चाहता था कि जो आज की साइकोथेरेपीज है, ऑटिस्टिक बच्चों को अक्सर बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, कई प्रकार, स्पीच थेरेपी, कई प्रकार की थेरेपीज करवाई जाती है। मैं वो सीखना चाहता था, जिसके लिए मैंने एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी, और उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ उनका भी लाभ है, तो आयुर्वेद और वो थेरेपीज को मिला करके मैंने अपना एक रिसर्च तैयार किया। और काफी ऑटिस्टिक बच्चों के केस में, क्योंकि उस समय में सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं बहुत से जिनके पैनल पे था, वहां से ऑटिस्टिक बच्चों पे रिसर्च करना, ये चीजें देना पेरेंट्स को कन्विंस करके, और रिजल्ट्स देना। सो रिजल्ट्स अमेजिंग थे, बच्चे नॉर्मल होने लग गए। वो रिसर्च फिर मैंने मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंट की, अपने पीएचडी के थीसिस में भी प्रेजेंट की, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब 18 मई को मुझे दोबारा बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। इससे पहले भी मैंने अपनी रिसर्च मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पेश की है। सो वो एक्सेप्ट हुई। वहां भी ये माना गया कि बिल्कुल आयुर्वेद अगर सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, साइकोथेरेपी साथ में मिला ली जाए, तो ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत लाभ होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ वहाँ पे जो माना जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब आपने प्रेजेंटेशन दी, तो वहाँ पे कोई मतलब उन्होंने आयुष चेयर भी स्थापित की है, लेकिन फॉरेन जो है मतलब वहाँ पे विदेशों में जो है इस पत्ती को ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे इंडिया में है वो हमारे आसपास हमारे बहुत सारी प्राकृतिक रूप से चीज़ें उगती हैं, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उसके लिए क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली है जी। वाकई में ही भारत एक ऐसा देश है जहाँ सीजन इतना अच्छा है कि बहुत सी हर्ब्स नेचुरली उगती हैं, जहाँ विदेशी जो कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से पेटेंट करवाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, पीछे अमेरिका ने बोल दिया था कि हल्दी मेरी है, मैं हल्दी को पेटेंट करवाऊंगा। सो विदेश में जहाँ हर्ब्स नहीं मिलती हैं, वो हमारी हर्ब्स को पेटेंट करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ हर पाया जाने वाला पौधा हर्ब है। सो मेरी रिक्वेस्ट रहती है, अक्सर मैं मिलता भी हूँ जहाँ जहाँ मैं ट्रेवल करूँ, क्योंकि मेरी भारत में भी सभी मेजर सिटीज के अंदर ओपीडीज होती हैं। सो मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, उनसे बात करूँ, उन्हें मोटिवेट करूँ कि कैंपर हो गया। अब कैंपर एक ऐसा ट्री है जो अगर सड़कों के किनारे लगाया जाए तो कोई भी मॉस्किटोस जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, डेंगू से बचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आरगवत, राजवृक्ष जिसको कहा जाता है, अमलतास, पीले रंग के फूल लगते हैं जिसमें अपने आप में जहां उगता है आधे प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, जिसका नाम ही राजवृक्ष है। पीपल, आप सोचिए, पीपल का पेड़ तो शुरू से उसकी पूजा की जाती है, सभी प्रकार की किडनी डिजीज में लाभ करता है। सो मेरी अक्सर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जगह पे हम ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो जगह जगह लगाएं, ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। चलिए,
आपने ये बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया है सभी कॉर्पोरेशंस को कि वो फूलों की जो पौधे हैं वो तो लगाए ही लगाए, इसके साथ जो प्राकृतिक पौधे हैं जैसे पीपल है, अमलतास है, कपूर है, जिसके साथ जो है बड़ी सारी बीमारियों का उपचार किया जा सकता है, उसको भी हम जो है इसमें जो है उपचार के लिए लगा सकते हैं। और लोग अगर हो सके तो घरों में भी इसको इन जड़ी बूटियों को लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे मतलब पूछना चाहती हूँ कि ऑटिज्म के ऊपर कंट्रोल के लिए आप पेरेंट्स को और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब हम संतान की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो कुदरत की सबसे बड़ी नियामत है। आज पेरेंट अपने बच्चे पे पैसा खर्चने को तैयार है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने को तैयार है, लेकिन समय देने को तैयार नहीं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को मोबाइल दे करके, कार्टून लगा करके या उसके सामने टीवी चला करके मत बिठाएं। अगर आप उसे टॉयज ही देना चाहते हैं तो फिजिकल टॉयज। आप सोचिए हमारे पुराने टॉयज भी कैसे हुआ करते थे। बच्चा 3 पहिए की गाड़ी को भगा रहा होता था, वो सारे फिजिकल टॉयज थे। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बच्चा स्पर्श करता था। देखिए, हमारी सारी सेंसेस, सेंस ऑफ टच, जब तक बच्चा अलग अलग चीजों को छुएगा नहीं तो सेंसरी फीलिंग उसमें आएंगी नहीं ठीक से। सो वो पुराने टॉयज, वो सारे सेंसरी टॉयज और एक माँ बाप का दिया गया समय, वो बेशकीमती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा आपका समय चाहता है, उसे समय जरूर दीजिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हमें जो है बच्चों को समय देना चाहिए, पेरेंट्स को इसके लिए, और इससे ज़्यादा उनको अपने दादी नाना नानी दादियों के साथ, इनके साथ भी रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों से उनको मिलवाते रहना चाहिए, और वो परिवार के जो जितने भी बच्चे हैं या आसपास के बच्चे हैं उनके साथ उनको खेलते रहने देना चाहिए। उनको जो टीवी है, मोबाइल है, इनसे दूर रखना चाहिए।